Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shahnawaz Zafar, lecturer at Business Administration, University of Education Lahore, Jorabad campus. This is lecture 26 of the subject Organizational Behavior. This lecture includes three topics. Number one, condition that creates opportunities for conflict, sources of conflict, and how can conflict be managed सक्सेसफुली या जिसे हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. There are three general categories or conditions that create opportunities for conflict, which we will study in detail. These three categories are communication, structure, and personal values variables. First of all, we will study communication, that how communication is a source of conflict, या how communication become the condition that create opportunities for conflict. Communication as a source of conflict represents those opposing forces that arise from semantic difficulties, misunderstandings, and noise in the communication channels. जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि शोर की वजह से या आपके बोलने की वजह से अगले बंदे को, दूसरे बंदे को, अपोजिंग पार्टी को सुनने में कुछ और सुनाई दे जाए या वो मिसअंडरस्टैंड कर जाए उस सूरत हाल को, तो ये कम्युनिकेशन चैनल की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. देन डिफरिंग वर्ड कैनोटेशंस, jargons, insufficient exchange of information, and noise in the communication channel are all barriers to communication and potential antecedents to conflicts. कुछ सूरत हाल ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप पूरे तरह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे होते या कर सकते. कई दफ़ा ऐसे जार्गन्स इस्तेमाल कर जाते हैं जो दूसरी पार्टी के लिए हो सकता है वो उसको कुछ और मतलब समझते हो. मतलब फॉर एग्जांपल आप एशियन कल्चर है, एशियन कल्चर में किसी बात का कुछ और मतलब होगा, यूरोपियन कल्चर में या अमेरिकन कल्चर में उस बात का कोई और मतलब होगा. इसी तरह आप कुछ कैनोटेशन यूज़ कर जाते हैं जो आपके लिए तो नॉर्मल होंगी या आप उसका कोई और मतलब समझते होंगे, या आपकी जो बैठक है या आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें वो बातें इतनी मायूब नहीं समझी जाती होंगी, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए हो सकता है वो अच्छी ना हो. तो इससे भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है. Then semantic difficulties are a result of differences in training, selection perception, and inadequate information. The potential for conflict increases when either too little or too much communication takes place. The, the channel chosen for communication can have an influence on stimulating opposition. जो सिमेंटिक डिफरेंसेस हैं या डिफ़िकल्टीज हैं वो इस वजह से हो सकती हैं कि आपने दो इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग डिफरेंट तरीके से हुई हुई है, या वो सेलेक्टिव परसेप्शन उनकी अलग अलग है. वो हर चीज़ को, वो जो अल्फाज सुनते हैं एक बंदा उसका मतलब कुछ और लेता है, दूसरा बंदा उसका कोई और मतलब लेता है, या उनके पास इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है. इस वजह से वो कोई लफ्ज़ सुनते हैं तो उसका मतलब शायद मुख्तलिफ ले रहे हों. कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आपके पास बहुत कम या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन आ जाती है, हो जाती है, तो तब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं.
और कम्युनिकेशन का जो चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल को पैदा करने के लिए, कि अगर आपको चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर चैनल यूज़ करें ताकि जो अपोजिशन है या दूसरी पार्टी है उसको मुश्किल ना हो, आप जो बात उसको बताना चाह रहे हैं वो उसको बेहतर तरीके से सुन सके, समझ सके और उस पर अमल कर सके। The second general category of conflict is structure. कि स्ट्रक्चर एक और कैटेगरी है जिसकी वजह से conflict arise हो सकते हैं। Size and specialization act as forces to stimulate conflict. The larger the group and more specialized is its activities, the greater the likelihood of conflict. The potential for conflict is greatest where group members are younger and turnover is high. The greater the ambiguity in responsibility for action lies, the greater the potential for conflict. The diversity of goals among group is a major source of conflict. मतलब ये कि स्ट्रक्चर जो आपके ग्रुप का, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या जो आपकी टीम का स्ट्रक्चर है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कन्फ्लिक्ट अराइज होने के लिए। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो गई होगा। कि जी फॉर एग्जांपल 20 बंदों का, 25 बंदों का या 30 बंदों का ग्रुप है और उसमें हर बंदे की अपनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर उन ग्रुप मेंबर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर आ जाता है जी कि अगर ग्रुप के मेंबर्स यंग हैं, उनकी एज कम है, वो जवान हैं, तो फिर भी कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ग्रुप में टर्नओवर रेशो बहुत ज़्यादा है कि ग्रुप में लोग आ जा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रहे हैं, तो फिर भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ग्रेटर द एम्बिग्विटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन, द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर कन्फ्लिक्ट। कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्बिगुअस होंगी, पता नहीं होगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्लियरली पता नहीं होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फलां बंदे की है, तो फिर भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको चाहिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं ग्रुप का जिसमें हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से पता हो और दूसरों को भी पता हो कि ये चीज़ फलां बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ग्रुप मेंबर्स के दरमियान गोल्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है कि एक बंदे का कोई गोल है, दूसरे बंदे का कोई गोल है, तो तब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। Then comes a close style of leadership increases conflict potentials. Too much reliance on participation may also stimulate conflict. Reward systems also are found to create conflict when one member gains is at another's expense. Finally, if a group is dependent on another group, opposing forces are stimulated. अगर लीडरशिप क्लोज स्टाइल की है, वो आपका जो टीम लीडर है या ग्रुप लीडर है वो अपने ऊपर ही फोकस करता है, वो अपने ही स्टाइल से चीज़ों को लेकर चलना चाहता है, वो अपनी डिसीजंस को बनवाना चाहता है, तो तब भी चांसेस हैं कि जी कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकते हैं टीम के दरमियान। फिर है जी कि जब आपकी पार्टिसिपेशन किसी और की किसी और के ऊपर रिलाई कर रही होगी, आपका काम किसी और के काम के ऊपर रिलाई कर रहा होगा, तो तब भी चांसेस हैं कि कन्फ्लिक्ट स्टिमुलेट हो, कन्फ्लिक्ट अराइज हो। अगर आप अपने आप से ही अपना काम करने के अहल हैं या कर सकते हैं ग्रुप के अंदर या टीम के अंदर, तो
फिर कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल कम होगी। लेकिन अगर आपका काम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर कन्फ्लिक्ट अराइज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर रिवॉर्ड सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कन्फ्लिक्ट अराइज होने का, कि जिसमें आपको ऐसे रिवॉर्ड किया जाता है कि जी आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो गेन है वो किसी और के एक्सपेंस के ऊपर होगा, तो फिर भी कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर फाइनली लास्ट पॉइंट ग्रुप स्ट्रक्चर का या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, कि जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो फिर भी अपोजिंग फोर्सेस पैदा होंगी, कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा होगी, डिसएग्रीमेंट्स पैदा होंगे। तो ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है अपने ग्रुप का जिसमें ये सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या ये पॉइंट्स ना हो, तब एक अच्छा स्ट्रक्चर और एक अनकन्फ्लिक्टिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जिससे कन्फ्लिक्ट कम से कम होंगे, या अगर होंगे भी सही तो वो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट होंगे। थर्ड कैटेगरी इज पर्सनल वेरिएबल्स। पर्सनल वेरिएबल include individual value system and personality characteristics. Certain personality types lead to potential conflicts. Most important is differing value systems. Values differences are the best explanation for differences of opinion on various matters. कि जब लोगों के दरमियान मुख्तलिफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो तब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल होता है उस ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स के पैदा होने का। कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसे हैं जो हमेशा या अक्सर लोगों के साथ डिसएग्रीमेंट के कायल हैं। आप चाहते हैं कि जी आप के मुताबिक फैसले हों, आप ट्रस्ट नहीं करते लोगों के ऊपर, आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते लोगों के साथ, आप इतने ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे बिलीव नहीं करते, आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, आप ज़्यादा शकी हैं। तो अगर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर तो तब भी चांसेस हैं कि जी कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। What are the sources of conflict? There are certain sources of conflict. Number one is organizational hierarchy. Number two, competition for scarce resources. Number three, self-image and stereotypical views of others. For example, differing goals and objectives. Number four, failures and resultant blame fixing. And number five, poor coordination of activities. These are some sources for conflict arising. अगर ये वो ये वो कंडीशंस हैं, ये सोर्सेज हैं जहाँ से कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की एक सूरत हाल होती है, या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जो सी होती है वो सोर्स बन सकती है आपकी कन्फ्लिक्ट का। फिर कंपटीशन अमंग पीपल या इंडिविजुअल या ग्रुप या डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उसका जो कंपटीशन है वो एक सोर्स बनता है कन्फ्लिक्ट का। फिर सेल्फ इमेजिंग या स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ ऑफ अदर्स, कि जो कुछ लोग खुद ही से एक इमेज बना लेते हैं आपके बारे में, तो फिर भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। या एक जो स्टीरियोटाइप किस्म की अप्रोच होती है या व्यू होती है कुछ लोगों का, कि वो कुछ चीज़ों को एक ही नज़र से देख रहे होते हैं हमेशा से, उनका व्यू इन बिल्ट होता है, वो हमेशा से हर सूरत हाल को उसी नज़र से ही देखेंगे, तो वो भी एक कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा कर सकती है। दूसरों का फेलियर या आपका अपना फेलियर भी कन्फ्लिक्ट को अराइज कर सकता है। और फिर आखिर में जो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है,
कि आपकी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, आपकी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो तब भी कन्फ्लिक्टिंग सूरत हाल पैदा हो सकती है। हाउ कन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड सक्सेसफुली बाय मैनेजर्स। The primary responsibility of managers is to help subordinates resolve their disputes. Some managers spend much time managing conflicts. Several techniques are helpful in managing conflict so that it results in a functional rather than dysfunctional outcomes. These techniques concern changing attitudes and behavior, changing task relationship, and changing the organizational structure or situation. Number one, individual level conflict management. In individual level conflict management, education and training help resolve conflict. Sensitivity training or diversity awareness programs help the employee appreciate different attitudes. Job rotation and temporary assignments in other departments help people see other perspective also. Promotions, transfers, and firing remove individual from conflict situations. इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है कि आप एजुकेशन और ट्रेनिंग ऐसे तरीके से करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की कि वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद देती है। आप उनकी जॉब रोटेशन और टेम्परेरी असाइनमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट्स में लगाते हैं ताकि वो घुल मिल सकें और दूसरों के ओपिनियंस को समझ सकें, ताकि इन द लॉन्ग रन उनका दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट या दूसरे लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। Then comes group level conflict management. At the group level, physically separating groups or changing task relationship means that no longer interact contact between group occurs through people with integrating roles. Managers develop rules, procedures, and common goals to coordinate group activities. These methods temporarily resolve a conflict because the underlying cause are not addressed. Many organizations resolve conflict at its source through individual level conflict management techniques or letting the groups to work out a joint solution. ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मैनेजर्स रूल्स और प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं और कॉमन गोल्स डेवलप करते हैं ताकि ग्रुप एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को इकट्ठे लेके चला जाता है ताकि ग्रुप को ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने फैसले और अपने कन्फ्लिक्ट्स को खुद ही से रिजॉल्व कर सके। Then comes organizational level conflict management. Conflict can be managed by changing the organization structures and culture to lessen conflict. Managers can clarify tasks and reporting relationships, change differentiation, for example, move from functional to divisional structure, increase integration, or use culture to create values and norms shared by people in different functions and divisions. These methods eliminate some conflict in increasing communication. Although conflict can never be eliminated, conflict management techniques directed towards the individuals, groups, and organizational levels make conflict more functional. कन्फ्लिक्ट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन आप उनकी एक्टिविटीज़ को एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट्स फंक्शनल हो जाएं डिसफंक्शनल होने की बजाय, ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को उन कन्फ्लिक्ट का मिल सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।